हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल साइंस भी उसको लिखते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बीपीएससी एई का पेपर नंबर 4 और आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर है वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसको इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है, पार्ट 1 से लेके कुछ लगभग 17-18 तक पार्ट जाएंगे। मोस्टली इसमें से सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है इसका टॉपिक जो है ना जनरल इंजीनियरिंग साइंस में, वो है वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स प्यूरिफिकेशन। दूसरा जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, वो है आपको सीवेज ट्रीटमेंट कह लीजिए, सीवेज रिएक्शन करके है। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है एंड फोर्थ टॉपिक जो है इकोलॉजिकल बैलेंस है। तो यही चार टॉपिक पूछा गया है। अब इससे जो सवाल है ना, वो किस तरीके का पूछा जाता है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बात कर रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन, लेकिन स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी एई पेपर नंबर 4 जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल जहाँ पे भी टॉपिक मेंशन होता है ना जनरल इंजीनियरिंग साइंस, वहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आता है सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स प्यूरिफिकेशन। तो वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से, मतलब एक होता है सोर्सेस कि वाटर पॉल्यूशन का सोर्स क्या होता है। तो सोर्स में उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके जो बॉडी होते हैं, कंटामिनेटेड बॉडी जो होते हैं, कंटामिनेशंस बॉडीज होते हैं, वाटर बॉडीज की बात करें जैसे कि लेक हो गया, रिवर हो गए, ओशियन हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, चाहे वो डायरेक्टली जो वेस्ट वाटर है या फिर कंटामिनेटेड वाटर है वो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा है या इनडायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट तो कहीं ना कहीं होगा। तो वाटर पॉल्यूशन का जो मेजर सोर्स की बात कर लो तो ये तो सोर्सेस मैंने आपको बता दिए। अब पॉइंट ऑफ सोर्सेज की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ से डिस्चार्ज होता है, मतलब बॉडीज तो वो हो गया लेकिन सोर्स कहाँ पे है। तो सोर्स आपको देखो, जैसे कि अगर हम फैक्ट्री या इंडस्ट्री से जो सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है या जो पानी निकल रहा है वहाँ से, वो हो गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हो रहा है, ऑयल स्पिल हो रहा है, तो वो सब कहाँ जाके मिल रहा है, नदी में या फिर लेक में, ओशियन में या फिर ग्राउंड वाटर में। तो वो सारे के सारे इफेक्ट कहाँ पे, वाटर पॉल्यूशन से इफेक्ट हो रहा है, राइट। कुछ वैसे भी होते हैं जैसे कि जिसको हम ट्रेस, डिफ़िकल्ट होता है ट्रेस करना, ऐसा नहीं कि ट्रेस नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, अर्बन रन ऑफ हो गया, फिर इस तरीके के जो होते हैं ना, वो आपको कह सकते हो नॉन पॉइंट सोर्सेस में आते हैं। और पॉइंट सोर्सेस एक नॉन पॉइंट सोर्स, लेकिन इफेक्ट तो होता है वाटर पे। तो इफेक्ट वाटर पे, चाहे लेक पे हो, चाहे रिवर पे हो, चाहे ओशियन पे हो, ग्राउंड वाटर पे, तो मेजर सोर्स तो आपका यही है ना, जो कंटामिनेशंस बॉडीज, वाटर बॉडीज, तो मेजर सोर्स आपका यही है, चारों के चारों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो टाइप की बात करें कि वाटर पॉल्यूशन में टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं, एक तो आपका सबसे पहले केमिकल वाटर पॉल्यूशन होता है, फिजिकल वाटर पॉल्यूशन होता है। तो केमिकल वाटर पॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो हेवी मेटल्स हो गए उस तरीके के, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल हो गया, फार्माक्यूलेट्स हो गए हैं, ये सारे के सारे चीज़ें, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ये आपको केमिकल में आ गए। फिजिकल में आपका क्या आ जाएगा, फिजिकल में लाइक सेडिमेंट हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया, दीज आर द फिजिकल। कुछ बायोलॉजिकल होता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ये सब बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट हो गए। मतलब केमिकल, अब इसका वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पे जब हम जाते हैं ना, तो केमिकल में किस किस तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल में क्या होगा, एंड उसको टेस्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, एक एक करके मैं आपको डिस्कस करूंगा।
अब सवाल ये आता है कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर बात ही कर लिए, तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड होता है, टर्बिडिटी होता है, कलर, टेस्ट एंड ऑडर, टेम्परेचर। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशंस में पढ़ने, क्या लाइन बाय लाइन इसको कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव पढ़ना? नहीं, इसमें जो मेजर की पॉइंट्स है ना, वो चीज़ें आपको पढ़ना है। देखो ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट पार्ट है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्जामिनेशन, जब आपको ये पता हो जाएगा ना कि हमें ये पार्ट नहीं पढ़ना, इन इन चीज़ों को स्किप करना है, तो वो एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर में 3 बताया। अब तीनों को रिस्पेक्टिवली जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो पढ़ने। उसके बाद अगर हम फिजिकल के बाद अगर हम बात करते हैं, फिजिकल में आपको बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट्स है। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल के बाद केमिकल। केमिकल में आपको टीडीएस आपने सुना होगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। घर में आरओ लगा होता तो आपने टेस्ट करते हो, टीडीएस चेक करते हो कितना टीडीएस है। अल्कलिनिटी चेक करते हो, पीएच वैल्यू चेक करते हो, उसका हार्डनेस चेक करते हो, क्लोरीन कंटेंट चेक करते हो, क्लोराइड चेक करते हो, नाइट्रोजन चेक करते हो, फास्फोरस चेक करते हो, मेटल्स चेक कर सकते हो कि क्या क्या चाहिए। तो ये केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। इसी तरीके से बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर आता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको चीज़ें जो है ना वो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, सारे के सारे नहीं। जैसे मान के चलते हैं पीएच, तो पीएच का पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है कि पीएच हमारे लिए बॉडी के लिए कितना, जो नॉर्मल जो पानी आता है, घरों में पानी आता है, सप्लाई वाटर आता है, वो कितना से कितना के बीच में रेंज आता है, ठीक है। इसमें एसिडी कहाँ से कहाँ तक होता है, बेस कहाँ से कहाँ होता है, पीएच का टेस्ट कैसे करते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट कैसे करते हैं पीएच का, और ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है कितना आपके एग्जामिनेशंस के लिए, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके देख लेते हैं, राइट। अब उसके बाद जो एक और टर्म आता है वो आता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या हो सकते हैं? डू हैव एनी आइडिया कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ई कोली, बी कोली का नाम सुना होगा आपने कि वो क्या होता है। फिर उसके बाद स्पायर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बैक्टीरियाज की बात कर लें। बैक्टीरिया के अलावा फिर हम बात करें कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो एक एमपीएन टेस्ट का नाम सुना होगा, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट होता है, कॉलीफॉर्म इंडेक्स होता है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इसके कारण बीमारियां कौन कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, एक वो इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करेंगे ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, ऊपर ऊपर पढ़ना है। मेजर की पॉइंट्स पढ़ना है, उसके एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, काउज ऑफ रिजेक्शंस क्या है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, क्या कंडीशन होता है इक्विपमेंट्स यूज करने का, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया वाटर पोल्यूशन के बारे में। एंड जब हम वाटर पोल्यूशन के बारे में भी दिया आपको, इसके प्यूरिफिकेशन के बारे में दिया। प्यूरिफिकेशन का हम जब प्यूरिफिकेशन इस वाटर एंड इट्स प्यूरिफिकेशन जब स्टार्ट करेंगे ना तो करेंगे। तो पहले 3-4 पार्ट में इसको कवर करते हैं वाटर पोल्यूशन में कि कौन कौन सा इफेक्ट और क्या क्या है चीज़ें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है ये आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास है, लैंडफिल, सेप्टिक टैंक, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड थर्मल पॉल्यूशन। देखो यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन आपके सामने क्लियर हैं, लेकिन इसमें एक टर्म्स लिखा है नॉट। तो जब जब नॉट होता है तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसमें सही वाले पे टिक नहीं लगाना। नहीं पूछा है इसने ना, तो नहीं कौन सा है ये बताइए। नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। लैंडफिल है, सेप्टिक टैंक है। ग्राउंड वाटर को कौन अफेक्ट करता है? लैंडफिल करता है, सेप्टिक टैंक करता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ करता है। थर्मल पॉल्यूशन इज नॉट द
मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अभी आपको बताया था ना पीछे कि हमारा लेक वाटर बॉडीज हो गया, वाटर बॉडीज की बात करें तो जो कंटामिनेटेड होते हैं तो इफेक्ट किस होगा, लेक को, रिवर को, ओशियन को, ग्राउंड वाटर को, तो ये ग्राउंड वाटर की बात करता है। तो थर्मल पॉल्यूशन जो होता है ना, थर्मल पॉल्यूशन इज नॉट द मेजर सोर्स। ऐसा नहीं कि इसके कारण इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट होता है, लेकिन दिस इज नॉट द मेजर सोर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्मल पॉल्यूशन होता है ना, थर्मल पॉल्यूशन इज प्राइमरी अफेक्ट द सरफेस वाटर, ना कि ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर को पहले इफेक्ट करता है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, eutrophication in water bodies is primarily caused by excessive amount of heavy metals, pesticides, nutrients, नाइट्रोजन और फास्फोरस हो गया, और सस्पेंडेड सॉलिड। तो देखो, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशंस क्या होता है, एक टर्म है, ये आपको ऑलरेडी हमने जब क्लास कराया था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, तो उस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से इन चीज़ों को बताना नहीं कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन इज प्राइमरली काउज्ड बाय एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है इसका सही जवाब है। The process of removing suspended solid from wastewater is called what? Coagulation and flocculation, filtration, disinfection और aeration। देखो, ये चारों अलग अलग प्रोसेस है। कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन तो इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशन नहीं है। अगर इसमें सवाल में ये क्वेश्चन रहता ना सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन भी सही आंसर था। कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन भी सही आंसर है। फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और एरिएशन इज नॉट द करेक्ट आंसर। सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है? सस्पेंडेड सॉलिड वो होता है जिसको हम छान के बाहर निकाल, मतलब वॉट पानी को, सेडिमेंटेशन टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक में हम पानी को रखते हैं और नीचे जो सेटल डाउन हो जाता है फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो एक तो वो हो गया सेडिमेंटेशन, पहला आंसर इसका सेडिमेंटेशन होना चाहिए था। कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन क्या होता है? कुछ वैसे पार्टिकल जो सेटल नहीं होते हैं, राइट, जो सेटल नहीं, तो उसमें कोगुलेंट्स हम ऐड करते हैं, लाइक एलम इज ए कोगुलेंट, राइट। तो एलम को हमने ऐड किया तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल डाउन नहीं होते, जो उसमें फ्लोट करते रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसके साइज बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। तो कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी एक सस्पेंडेड सॉलिड को हम रिमूव करने का तरीका। फिल्ट्रेशन, जब हमारा फिल्टर करने के लिए हम स्लो सैंड फिल्टर होता है, रैपिड सैंड फिल्टर होता है, ग्रेविटी फिल्टर होता है, दीज आर द फिल्ट्रेशन। डिसइंफेक्शन, जब इसमें कोई केमिकल जैसे कि क्लोरीन ऐड करके हम इसको डिसइंफेक्शन करते हैं। एरिएशन प्रोसेस तो होता है जिसमें से आयरन और मैग्नीज को रिमूव करते हैं, दैट्स अ एरिएशन प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस persistent organic pollutants, POPs, persistent organic pollutants, कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है? तो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, या फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें काइटो प्रोटोकॉल, नहीं, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल, नहीं, पेरिस एग्रीमेंट, नहीं। तो पहला ही आंसर सही है, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन जो किया गया था, उसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए एग्रीमेंट किया गया। दीज आर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशन refers to the increasing concentration of a pollutant in what? बायोमैग्निफिकेशन किसको रेफर करता है? दैट्स इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट इज वाटर as it flow downstream, organisms at higher trophic level, sediments over time, and the last one is the atmosphere। तो अगर हम हायर ट्रॉपिक लेवल की बात करें, ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ऑर्गेनिजम्स अगर हायर ट्रॉपिक लेवल, तो वहाँ पे बायोमैग्निफिकेशंस refers to increase the concentration of pollutant इन ऑर्गेनिजम्स एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, लो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, हायर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, मॉडरेट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये सारे चीज डिस्कस किया हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डेड जोन इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज प्राइमरली काउज्ड बाय व्हाट? डेड जोन गल्फ मैक्सिको यानी यूएसए की बात कर रहा है। तो
oil spill, agricultural runoff from the Mississippi River, और इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज और ओवर फिशिंग। तो ये जो रिवर है मिसिसिपी, ये रिवर यूएसए में है, काफ़ी बड़ा नदी है ये। तो एग्रीकल्चर रन ऑफ फ्रॉम द मिसिसिपी रिवर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी, डेड जोन, द डेड जोन इन द गल्फ मैक्सिको इज प्राइमरली caused बाय द एग्रीकल्चर रन ऑफ फ्रॉम द मिसिसिपी रिवर, दैट द सी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is a common indicator organism for fecal contaminations in water? E. coli, इस तरीके से ई कोली होता है, बी कोली होता है। ये तो दो ऑप्शन बताया जो आपको एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ई कोली की जगह बी कोली भी हो सकता है, मतलब लिखा होता ई कोली, ऑप्शन बी बी कोली। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? सैल्मोनेला, वाइब्रो कॉलेरा, क्राइप्टोस्पोडियम। तो कौन सा इसका सही है? तो इसका जो सही आंसर है ना, ई कोली इज द करेक्ट आंसर। ई कोली इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, acid mine drainage is characterized by low pH and high concentration of what? That's only due to the heavy metals. That only due to the heavy metals. अब इसमें ये पूछता है ना pH वैल्यू, तो pH वैल्यू जो पोर्टेबल वाटर की बात करें या फिर घरों में पानी आता है उस पानी की बात करें, तो क्या रेंज होना चाहिए? ठीक है, pH को टेस्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सा मशीन है जो pH को टेस्ट करता है, क्या कंडीशन होता है pH को टेस्ट करने के लिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज अ BOD, मोस्टली जगह पे BOD लिखा होता है, इज मेजर ऑफ व्हाट? द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, तो उसको DO बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल ये सही है कि BOD लेवल क्या कहलाता है कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो उस पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी में जो अवेलेबल है उसकी बात कर रहे हैं। तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट्स अ BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, गलती से बोल दिया बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। CD पढ़ना ही नहीं। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, द टॉक्सिसिटी ऑफ द वाटर टू एक्वेटिक लाइफ। एक और क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कितना DO कंटेंट होना चाहिए? मिनिमम DO कंटेंट जो होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होना चाहिए, 4 ppm होना चाहिए। अगर हम एक्वेटिक लाइफ की सर्वाइवल की बात करें तो दैट इज द 4 ppm मिनिमम होता है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, उसके बाद मछलियां मरना शुरू कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, which water treatment process uses ultraviolet UV light to kill pathogens? Coagulation, filtration, disinfection और sedimentation। देखो coagulations क्या होता है? coagulant को ऐड करने के लिए, लाइक एलम हम ऐड करते हैं, दिस इज द coagulation। फिल्ट्रेशन में फिल्टर करना होगा, सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड, मतलब स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर या फिर ग्रेविटी फिल्टर, दैट इज द फिल्ट्रेशन। डिसइंफेक्शन एक तरीका है, जिसे UV एक तरीका है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था अभी, क्लोरिनेशन एक यूवी मेथड भी। डिसइंफेक्शन के बहुत सारे मेथड है, राइट। तो यूवी मेथड एक है, अल्ट्रावायलेट मेथड है, जिससे कि हम पैथोजेंस को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, तो वो भी एक, तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेडिमेंटेशन आपको बताया कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसको निकालने के लिए हम जो मेथड को कहते हैं उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और अगर वो हमारा फ्लोटिंग मतलब डिज़ोल्व सॉलिड्स होता है, डिज़ोल्व सॉलिड्स में हम पहले कोगुलेंट ऐड करते हैं और उसके बाद फिर वो सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए फ्लोकुलेशंस बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन किए। अगले में पार्ट में जो है ना, पार्ट बी जो करेंगे, इसका पार्ट 2 सॉरी, पार्ट 2 जो करेंगे, पार्ट 2 में हम 11 से लेके 20 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 30 तक, 11 से लेके 30 तक करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 इसी का भी देख लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, एंड जिन लोगों को कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद द 7781913939। So this is all about the today's class. So thank you everyone and good luck for your examination.